So today's topic is memory and learning. Memory is the part which is so दो चीजें होती हैं memory and learning, जिसमें हम लोग memory मतलब यादाश्त, याद रखना, और learning is सीखना, कैसे सीखा जाता है, और जब सीख लेते हो तो वो चीज memory में convert हो जाती है store होने के लिए. So whenever we learn something, we will store it in the either we forget it or either we store it. Store करेंगे तो वो memory के अंदर convert होगा. फिर मेमोरी भी दो तरह की हो सकती है कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे आज अभी लेक्चर होगा, इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके पास में रहेगी बिकॉज यू आर गैदरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 1 hour रिपीटेडली एंड सम थिंग्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड they will be registered in your brain somewhere, not all the information but some information will be registered and it will be stored for some time, mostly till 1 or 2 hour or maximum up to evening. If you don't repeat it, it will be lost. It will be discarded as not useful thing because you are not repeating it. So brain will think it is not useful and it will discard it. So in between long term and short term memory, there is one more memory which is known as, any idea? मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी होती है which is what type of memory? So another memory which lies between the short term and long term memory is known as working memory. Working memory is like a short term memory which stores the information and process it for some time, and if it is like good to store, it will put it into the final memory and otherwise it will be lost. So वर्किंग मेमोरी ऐसी मेमोरी है, रैम जैसे होते हैं ना मोबाइल के रैम में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, एंड जो हमारा हार्ड डिस्क पार्ट होता है या हार्ड जो पार्ट होता है विच इज मेमोरी कार्ड और समथिंग विच इज स्टोरिंग द मेमोरी. किसी चीज को फोटो को डायरेक्ट रखना है लंबे टाइम तक तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं और रैम के ऊपर कम लोड रखते हैं. इसी तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये जो वर्किंग मेमोरी होती है, ये रैम की तरह ही है. बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग अगर इसके अंदर एक साथ डालोगे तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा. 4 से 5 प्रोसेस एक साथ हैंडल करता है एंड मतलब 4 से 5 जगहों से सिग्नल आ सकते हैं या 4 से 5 जगहों की इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसको वर्कआउट करता है, प्रोसेस करता है, उसके अंदर चेंजेस करने होते हैं, चेंजेस करता है एंड फॉरवर्ड करता है उसको, आइदर लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर लॉस करना है, जैसे भी करना है. So objectives for today's lecture, learning incidental learning, reflex learning. अब लर्निंग क्या है पहले ये देख लेते हैं. तो मेमोरी हमने देखा कि मेमोरी इज ए स्टोरिंग, लर्निंग इज हाउ वी नो अबाउट द थिंग्स, कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे हम उसको करना सीखेंगे. तो जो सीख रहे हैं हम चीजें, दैट इज नोन एज लर्निंग. लर्निंग भी कई तरह की होती है, विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. इंसिडेंटल लर्निंग होती है, एक होती है रिफ्लेक्स लर्निंग. तो यहाँ पे जो नाम है उसी से आपको समझ में आ जाएगा. इंसिडेंटल इज समथिंग, सिंगल थिंग जो कि आपने देखी समझी और उसको एट द पॉइंट ऑफ द टाइम कोई इंसिडेंटली आपने कोई इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसको समझा, और आइदर इट विल प्रोसेस फर्दर फॉर द मेमोरी और नॉट. रिफ्लेक्स लर्निंग की रिफ्लेक्टिव जो हमारी मेमोरी रहती है उसके हिसाब से जो लर्निंग होती है, जो रिफ्लेक्स में चली जाती है फिर बाद में, कि आप साइकिल चलाना, बाइक करना, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट learning है. Then memory can be different types, which is implicit memory, explicit memory, and इसके साथ में मेमोरी की किस तरह की मैकेनिज्म होती है कि किस तरह से मेमोरी डेवलप होगी. इसमें फिर हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हमने अभी बात करी उसके बारे में भी बात करेंगे. द इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग एंड मेमोरी एंड हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें थॉट प्रोसेस, वर्किंग मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी, ये सब आते हैं. तो लर्निंग इज कोई चीज नहीं आ रही है आपके कांटेक्ट में, आपके पास में कुछ पहले से प्रोसेस पड़ी हुई है, कोई चीज उससे रिलेटेड आपने पहले कभी सीखी है, पहले कभी देखी है. नाउ दिस विल चेंज. जो भी चीज नई जो इंफॉर्मेशन आप नई गैदर कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों से जोड़ते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो. एक इंफॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, बॉल है और वो रेड कलर की है. तो ये रेड कलर क्या होता है, एक कलर होता है
ये आपके मेमोरी में है। बॉल क्या होती है? नाउ दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ दो, बॉल के ऊपर रेड कलर लग गया है तो बॉल क्या होगी? रेड कलर की हो गई। तो इसी तरह से कोई भी चीज जो पुरानी मेमोरी से आप जोड़ के उसको अपना नया कुछ सीखते हो, दैट इज नोन एज लर्निंग प्रोसेस। एंड मेमोरी इज एक्विजिशन ऑफ स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसको आइदर शॉर्ट टर्म के लिए और परमानेंटली उसको स्टोर कर रहे हो, एंड देन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड यू आर असेसिंग इट थ्रू डिफरेंट रिट्राइवल प्रोसेसेस और उसको काम में ले रहे हो। जैसे कि आपने लर्निंग करी, तो लर्निंग के टाइम में आपने कुछ पहले से पढ़ रखा था कि भाई आज की जो डेफिनेशन है, जैसे टॉपिक है मेमोरी एंड लर्निंग, तो मेमोरी और लर्निंग के बारे में आपने कभी तो कुछ तो आपको आइडिया ही है। जैसे मेमोरी का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, एनीथिंग रिलेटेड टू मेमोरी, आपके दिमाग में एक साथ सारी चीजें वो इवोक हो जाती है। देन वट एवर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, या आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, then that will be combined with it and you will learn something new. That is known as learning process. अब वो लर्निंग वाली चीज काम की है तो इट विल गो इनटू स्टोरेज, जहां पे आप उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रख दोगे, एंड whenever you require it you will access it. So that is memory. So behavior change on the basis of past experiences or past recall. अब आपको ये पता होता है कि जैसे कोई चीज गर्म है और आपने पहले कभी नहीं पता था, पर एक बार आपका हाथ जल गया तो उसके बाद में आपको हमेशा ये हो गया, तवा देखोगे तो आपको लगेगा ये गर्म हो सकता, तवे पे हाथ नहीं लगाना। वो मेमोरी रिकॉल करती है, उससे आपकी लर्निंग है, उससे आपका बिहेवियर चेंज हुआ कि आप उसको डायरेक्टली हाथ नहीं लगाओगे, धीरे से देखोगे कि गर्म है कि नहीं है, फिर ही हाथ लगाओगे। तो इस तरह से कई सारी चीजें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन लर्निंग कैन बी रिफ्लेक्स लर्निंग एंड इंसिडेंटल लर्निंग। जो दो वर्ड्स पहले अपन ने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स में, तो रिफ्लेक्स लर्निंग इज एसोसिएटेड विद इमीडिएट बिहेवियर चेंज। कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आपको मिली और उसके कारण से आपका जो इमीडिएट है बिहेवियर जो है वो आपने उसको ले लिया चेंज। इंसिडेंटल लर्निंग में बिहेवियर चेंज नॉट इमीडिएट, बट पर्सन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी इनपुट्स एंड डेवलप पोटेंशियल टू बिहेव डिफरेंटली। कोई चीज आपको पहली बार पता चल रही है, या आपका कोई ऐसे चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपको पहली बार पता चल रही है, वो इंसिडेंटल है, वो फर्स्ट टाइम आपने देखी है। अब वो स्टोर हो जाएगी एंड फॉर नेक्स्ट टाइम इट विल बी यूज्ड फॉर चेंजिंग द बिहेवियर, पर उस टाइम पे उससे कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। रादर देन कोई चीज पहले से आपने देखी हुई है, कोई समझी हुई है चीज, उसके ऊपर कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो दैट विल इनहेंस योर बिहेवियर, चेंज योर बिहेवियर, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स लर्निंग। कि पहले की है उसका आपको रिफ्लेक्स मिलेगा एंड यू विल गैदर द इंफॉर्मेशन एंड चेंज द बिहेवियर। बट हियर यू आर गेटिंग ओनली सिंगल टाइम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड इट विल नॉट चेंज द बिहेवियर, so that is known as incidental learning. Now reflex learning को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसके बाद में। वन इज नॉन एसोसिएटिव एंड अनदर इज एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव जिसका कोई पहले का एसोसिएशन नहीं है, पहले का कोई रेफरेंस नहीं है। द पर्सन लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल स्टिमुलस व्हेन रिपीटेडली एक्सपोज टू सेम स्टिमुलस। आपको एक ही स्टिमुलस है, बार बार दिया जा रहा है, उसकी कोई पहले की कोई मेमोरी नहीं है, पहले का कोई एसोसिएशन नहीं है, बट उसको बार बार देने के बाद में आप उसको समझ जाते हो कि हाँ ये वाला जो स्टिमुलस है ये इससे रिलेटेड है। बट एसोसिएटिव में पर्सन लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुलस। दो स्टिमुलस को कैसे एक साथ जोड़ना है और उससे किस तरह का बिहेवियर जनरेट होना चाहिए, वो एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर आता है। सो रिफ्लेक्स सबसे पहले है लर्निंग डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट इज लर्निंग एंड मेमोरी, then learning is divided into reflex and incidental. Incidental से कोई behavioral change नहीं मिलेगा, only the information will be there and this information can be used later on the next time. इसी तरह से reflex learning is associated with change in the behavior. Now reflex learning can happen by two ways, non-associative and associative. Non-associative जो कि पहले के किसी information से बहुत ज्यादा correlate नहीं कर रही है, and it will be taken as a single stimulus and it is not related to some other stimulus, और उसको individually, क्योंकि वो बार बार हो रहा है, उसको
से रिस्पॉन्ड करना है वो हमें समझ में आ जाता है, विच इज नोन एज नॉन एसोसिएटिव memory learning. And associative is when two kinds of behavior, two kinds of signals or stimulus come together, और उसके कारण से क्या आपको करना है, बिहेवियर चेंजेस क्या करना है वो हो सकता है। मतलब आप एसोसिएट कर रहे हो किसी चीज के साथ में, उसको एक और स्टिमुलस के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हो। यहाँ पे मोर देन वन स्टिमुलस है, और सिंपली अगर बात करें नॉन एसोसिएटिव में सिर्फ वन सिंगल स्टिमुलस है। अब नॉन एसोसिएटिव जो कि हमने बात करी, जो कि सिंगल स्टिमुलस वाला था, इसको क्योंकि हम रिपीटेटिवली देते हैं, बार बार देते हैं, इसके कारण से इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो इट कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप नाउ, वन इज हैबिचुएशन, अनदर इज सेंसिटाइजेशन। अब आपने ये वर्ड्स वैसे भी कहीं ना कहीं पे देखे होंगे। हैबिचुएशन, किसी चीज की हैबिट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो है कि नहीं है, इतनी ज्यादा हैबिट हो जाती है धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स जो होता है ना, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू बिगिन स्टिमुलस व्हेन स्टिमुलस प्रेजेंटेड रिपीटेडली। ठीक है, जैसे आप कपड़े पहन रहे हो, शर्ट पहनो, पैंट पहनो, तो वो थोड़ी देर तक आपको ऐसा लगता है कि कुछ पहना है, हाँ ठीक है पहन रखा है, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट अबाउट इट। इसी तरह से कोई चीज, आप कहीं बैठे हो किसी एनवायरनमेंट में, पंखा चल रहा है, वो पंखे की आवाज थोड़ी देर सुनेगी, धीरे धीरे आप उसी एनवायरनमेंट में हो, तो बाद में धीरे धीरे आपको सुनना ही बंद हो जाएगी। घड़ी की टिक टिक होती है, थोड़ी देर सुनती है, एक दो दिन नई घड़ी खरीदी है, वॉल क्लॉक्स बेसिकली आवाज करती है, आजकल तो साउंडलेस भी आने लगी है, तो थोड़े टाइम तो उसकी आवाज आपको सुनती है, फिर उसके बाद में आपको हैबिट हो जाती है, हैबिचुएशन, एंड द रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस विल डिक्रीज स्लोली। दांतों का काम कराया होगा किसी ने, कैप वैप लगवाई है, कभी फिलिंग कराई है, तो वो फिलिंग थोड़े दिन तक फील होती है, और कैप लगवाई है तो भी थोड़े दिन तक ऐसा लगता है कि उठा हुआ है, क्या हो रहा है दांत में, अलग सा लगता है। देन स्लोली इट विल बी एडजस्टेड, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नकले दांत भी लगे हुए हैं, या कैप लगी हुई है, या कुछ लगा हुआ है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हैबिचुएशन, कि आप धीरे धीरे स्टिमुलस के को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो। तो दैट इज नोन एज हैबिचुएशन, नॉन एसोसिएटिव हैबिचुएशन। देन अनदर इज सेंसिटाइजेशन, की रिस्पॉन्स जो है वो हर स्टिमुलस के साथ बढ़ेगा, बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा हर उसके साथ में। तो इन रिस्पॉन्स टू बिगिन स्टिमुलस व्हेन स्टिमुलस प्रेजेंटेड रिपीटेडली, उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। सो हैबिचुएशन का ही एग्जांपल है, अगर इफ स्टिमुलस इज रिपीटेड मेनी टाइम, फर्स्ट टाइम इट इवोक्स नोवल रिस्पॉन्स, ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स, और व्हाट इट इज रिस्पॉन्स, इवोक less and less response when repeated, subject become habituated to the stimulus and ignore it। ठीक है, न्यू वॉल क्लॉक आपने लगाई, टिक टिक करती है, वो कईयों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, मे बी नहीं भी किया हो। Now what is the cellular basis of habituation? Habituation में हो क्या रहा है? So repeated stimulus हो रहा है, then this repeated stimulus will cause inactivation of calcium reflex at the axonal ending, and this will decrease the neurotransmitter release from the synapse। तो कभी भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना होता है तो हमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स जरूरी है, कैल्शियम आना चाहिए अंदर, साइनेप्टिक वेसिकल से कंबाइन करता है, उसका डीग्रेनुलेशन कराता है, उसकी डॉकिंग कराता है, उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से कंबाइन करने में हेल्प करता है। उसके बाद में वो जो साइनेप्टिक मटेरियल है, जो आपके उसमें इनवर्ट वेसिकल के अंदर स्टोर्ड है, जो न्यूरोट्रांसमीटर, वो फिर रिलीज होगा, एंड दैट विल कम आउट इन द साइनेप्टिक स्पेस एंड इट विल रीच टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे कि एसिटाइलकोलिन होता है मोस्टली। तो अगर ये कैल्शियम आना बंद हो गया तो वो साइनेप्टिक वेसिकल कभी डॉक नहीं करेंगे आके मेम्ब्रेन पे, उनका डीग्रेनुलेशन नहीं होगा और टूटेगी नहीं उनकी मेम्ब्रेन, तो वो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो सामान है वो अंदर ही रहेगा और वो डीस्टेबलाइज नहीं होगी मेम्ब्रेन, ग्रेनुल्स टूटेंगे नहीं और वैसे के वैसे रहेंगे। तो इट इज गिवन बाय द कैंडल एंड हिज कलीग। अनदर प्रोसेस इज सेंसिटाइजेशन, जिसमें स्पैंकिंग जिसका एग्जाम्पल है। तो एक बार मार खाने के बाद हमेशा याद रहती है, अगली बार और ज्यादा पड़ेगी। सेलुलर बेसिस ऑफ सेंसिटाइजेशन क्या है कि रिपीटेड स्टिमुलस विल इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन द साइनेप्स and more response will be evoked।
more calcium will be released, more neurotransmitter will be released, and it will lead to increase in the response, which is sensitization. इसीलिए कोई भी चीज कराने, जैसे कि आप आए होगे शुरू में तो आपकी कुछ कुछ सेंसिटाइजेशन क्लासेस भी हुई होंगी फाउंडेशन कोर्स में और इसमें, कि आपको सेंसिटाइज किया जा रहा है इसके बारे में उसके बारे में, ताकि आप जब अगली बार उसको देख चीज को पढ़ो या समझो तो आप उसको अच्छा को समझ आए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अब यहाँ पे अगर आप सेंसिटाइजेशन में देखें तो एक इंटरन्यूरॉन रहता है विच रिलीजेस सेरोटोनिन, एंड दिस सेरोटोनिन इज नोन एज प्री साइनेप्टिक फैसिलेशन, जिसके कारण से जो रिलीज सेरोटोनिन रिलीज होता है ये फिर साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके फिर कैल्शियम चैनल्स को ओपन कराता है, कैल्शियम आयन एंटर करेगा एंड इट विल रिलीज मोर, it will break more synaptic vesicle and more transmitter and enhance the response. So you can see here the calcium channels, N-type calcium channels, L-type calcium channels, and this is the 5-HT receptor facilitatory interneuron. It will activate this G proteins which will enhance the channels of the calcium channels. This is going here. So this will enhance the calcium channel opening and it will help in degranulation. Here the glutamate is the neurotransmitter which will be released, and you can see the 5-HT receptors are here, which is purple in color. This is 5-HT, this is 5-HT receptor, which in form will affect the G proteins and it will affect the release of neurotransmitter. Now again the reflex learning is known as non-associative and associative, and then associative we have just seen, non-associative we have just seen. Now we are going to associative learning. So associative learning can be of two types again, which is known as classical conditioning. जो आपने कुत्ते का एग्जाम्पल देखा होगा बहुत जगहों पे, उसकी लाल गिर रही है और उसकी जो ये पेट है ये कटा हुआ है और एक साइड से एसिड निकल रहा है नीचे की साइड में, है ना, आपने देखा होगा कुत्ते वाला एग्जांपल, जिसको पावलोस, है ना, पावलोस डॉग, पावलोस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये पावलोलियन कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। जो पावलोव ने डॉग पे एग्जांपल किया था उसने कंडीशनिंग करी थी, बेसिकली दो रिस्पॉन्सेज को एक साथ में जोड़ा था। एसोसिएटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग। एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है, टू स्टिमुलस। अभी तक क्या था, नॉन एसोसिएटिव में वन सिग्नल था, वन स्टिमुलस। यहाँ पे दो स्टिमुलस एक साथ जुड़ जाएंगे तो एक के ऊपर दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा। तो किस तरह से जोड़ा जा सकता है, कंडीशनिंग करके जोड़ा जा सकता है, जिसमें से वन ऑफ द एग्जांपल इज नोन एज पावलोवियन कंडीशनिंग और क्लासिक कंडीशनिंग। यहाँ पे लर्निंग ऑफ रिलेशन बिटवीन टू स्टिमुलस होता है। तो अगर आप बेल बजाते हो तो क्या बताते हैं कि बेल बजती है, घंटी बजती है और कुत्ते को लगता है कि अभी खाना मिलेगा, तो उसकी लाल गिरने लग जाती है और उसका एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो एसिड भी कलेक्ट किया था उन्होंने गट से और सलाइवा सिक्रीशन भी देखा था। ठीक है, तो शुरू में क्या था, जब घंटी बजाते तो कुछ नहीं होता था। घंटी बजा के कुत्ते सोचते कि क्या कर रहा है ये, पागल है। सो फर्स्ट उसने घंटी बजाई तो क्या है, वो देख रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ। देन फिर सेकंड में क्या किया, उसको ओवरलैप किया विद द कंडीशनल रिफ्लेक्स को, कंडीशनल स्टिमुलस को ओवरलैपिंग किया, तो फूड दिया उसके साथ पे, तो दोनों को साथ दिया, तो स्लोली इट विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। उसको समझ, वो दोनों स्टिमुलस अब ओवरलैप हो गए और कंडीशनिंग हो गई कि घंटी बजेगी तो खाना भी मिलेगा। ठीक है, एंड अब आपने सिर्फ घंटी बजाई तो भी सलाइवेशन हो रहा है, विच इज नोन एज कंडीशन रिस्पॉन्स। आपने खाना नहीं दिखाया है अभी, न खाना दिया है अभी, बट स्टिल सलाइवेशन इज देयर, तो इट इज नोन एज कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। अब इसके कुछ क्लासिक कंडीशनिंग की कुछ वो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कंडीशन रिफ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, तो ये कोई सोचा हुआ वो नहीं है, स्पाइनल लेवल पे होता है। acquired by repeatedly pairing given stimulus with the another stimulus which is normally produce the response. अब एक जो रहता है इसमें the temporal association made between the neutral conditioned stimulus and unconditional stimulus.
एंड इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंक्शनल कनेक्शन इन सीएनएस, और इसको बार बार रीइंफोर्स किया जाना जरूरी है। रीइंफोर्स नहीं किया तो वो भूल जाएगा, देन वापस से सिंगल सिंगल रिस्पॉन्स पे सेट करेगा। तो प्री रिक्वेस्टेड कुछ है कि एक तो अलर्टनेस होनी चाहिए अच्छी, गुड हेल्थ होनी चाहिए, देन टाइमिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीच में दोनों के, वन फॉलोड बाय अनदर, इस तरह से होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन जो होती है कंडीशनल स्टिमुलस की एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस की, दोनों की ओवरलैप होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे एक साथ। एंड रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड एंड देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इनहिबिशन। टाइप इसके अलग तरह के सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, न्यूट्रल, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। और दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग वी हैव जस्ट सीन। अनदर वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशल बिहेवियर विथ ए रीइंफोर्समेंट इवेंट। ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग चलती है इसमें कि कुछ दिया, उससे कुछ हुआ नहीं हुआ, तो पनिशमेंट एंड रिवार्ड वाला प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू रिवार्ड कंडीशनिंग और एडवर्सिंग कंडीशनिंग, मतलब पनिशमेंट या फिर रिवार्ड। तो आपको कोई चीज रीइंफोर्स करनी है या कोई चीज आपको ज्यादा करवानी है, तो उसके साथ में आप कोई पॉजिटिव बिहेवियर डाल दो, पॉजिटिव चीज डाल दो जिससे कोई जो खुशी मिलती हो। तो अच्छा रिस्पॉन्स है वो आपको जो कराना है उसके साथ में डाल दो, तो वो चीज भी इनहेंस होने लगेगी, आराम से करने लगेगा सब्जेक्ट जो भी है। दैट इज द रिवार्ड कंडीशनिंग। और आपको चीज को डिक्रीज करना है या कम करना है, वीकन करना है, तो यू कैन ऐड नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स के अंदर वीकन करना है बाय नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देके आप उसको कम कर सकते हो। कोई चीज हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, बट आपको उसको कम करना है, तो यू कैन ऐड एडवर्स कंडीशनिंग और पनिशमेंट टू डिक्रीज इट। और कोई चीज कम हो रही है, आपको उसको और इंक्रीज करना है, तो यू कैन ऐड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या, जब यहाँ पे एक लीवर है, लीवर दबाता है तो यहाँ से डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर से खाना आएगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड टू प्रेस द लीवर। अब लीवर दबाया, खाना मिलेगा, तो चूहा क्या करेगा, बार बार जाके लीवर को दबाएगा, ठीक है। और अगर लीवर दबाया और कुछ नहीं आएगा, तो थोड़े टाइम में वो इससे बोर हो जाएगा और दूर चला जाएगा, फिर वो ये नहीं करेगा। नाउ अगर लीवर को ही आपको दबाना है दूसरे तरीके से, तो इसमें प्रेसिंग ए लीवर इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी उसको दबाना बंद कर सकते हो कि आप चाहते हो कि लीवर ना दबाए वो। अब इसमें पॉजिटिव तो नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं करवाना है, पॉजिटिव ऊपर वाला था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें लीवर दबाता था तो खाना आ जाता था, तो वो मजा आ रहा है उसको बार बार। नाउ अगर आपको ये करना है कि आपने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और इसमें आप चाह रहे हो कि उसको जो पहले आप कर चुके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बार बार दबा रहा है, नाउ उसको मेमोरी डेवलप हो गई है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, नाउ यू हैव टू स्टॉप इट। तब क्या करेंगे, लीवर दबाएगा तो शॉक आएगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो नीचे जो ग्रिड है, इट इज इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड इट विल बी कनेक्टेड टू दिस लीवर। तो लीवर जैसे ही दबाएगा तो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा एंड इट विल गिव शॉक टू द रेट, और वो धीरे धीरे उसको दबाना बंद कर देगा क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चल रहा है। तो प्रेसिंग ए लीवर इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक। तो दोनों तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, कंडीशनिंग कर सकते हो किसी चीज की, किसी रिस्पॉन्स की। अब बच्चा क्या होता है, शुरू में कोई नई चीज देखता है तो स्माइल करता है, देन यू कैन लाइक डूइंग इट अगेन एंड अगेन विच इज नोन एज रीइंफोर्समेंट, तो डेलिबरेटली भी वो स्माइल करने लग जाएगा। इसी तरह से कुत्ते का एग्जांपल दिखाया, कुत्ते को आप वॉक पे ले जाते हो, वॉक पे ले जाते हो, अगर आपको चाहिए कि वो अच्छे से चले तो उसको अपन ये जो उसकी जो स्ट्रैप होता है उसको लूज रखते हैं ताकि वो अच्छे से आगे जा सके, जाना हो तो खेलने के लिए। फिर जैसे ही वो आगे जा रहा है तो वी कैन पुल इट बैक ताकि वो बहुत दूर ना जाए हमसे। तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिवली आपने उसको ढीला छोड़ रखा है तो चलेगा अच्छे से। इसी तरह से नेगेटिवली क्या, आपने उसको पहले से खींच कर, वो आगे जा रहा है
तो आपने उसको खींच के रखा हुआ है कि भाई बहुत दूर ना जा पाए, तो उसको समझ में आने लग जाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना है, तो वो धीरे धीरे क्या फिर आपके पास चलने लगेगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे आपके पास जान चलने लग रहा है, तब आपने उसको अब लूज रख दिया, नेगेटिव को नेगेटिव कर दिया ताकि वो थोड़ा चल सके। तो इट इज अगेन इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्स। सो दिस इज एक्चुअली अपोजिट। यहाँ पे क्या है, हम लोग रिवार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। नाउ द अनदर पार्ट ऑफ द lecture is memory. So memory can be divided on the basis of information stored and recalled, which is known as implicit memory and explicit memory. We'll see what is the meaning of implicit and explicit. And permanency of storage के ऊपर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन किस तरह की है उसके ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी के 2 तरीके से होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है। आपने एक बार साइकिल चलानी सीख ली तो आपके हमेशा मेमोरी में रहेगा। ठीक है, आपको 10 आज की तारीख में आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन हाउ यू लर्न द साइकिलिंग, तो आपके लिए उसको समझाना, वर्ड टू वर्ड समझाना इजी नहीं है, इट विल बिकम हार्ड। बट आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं तेरे को चला के दिख मैंने कैसे चलानी सीखी है, तो वो इजी रहेगा चला के दिखाना। तो इट इज अ स्किल विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बट वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन बाय द इन द वर्ड्स। तो ये चीज आप बार बार करने के बाद सीखते हो एंड इट्स एम्बेडेड इन योर रिफ्लेक्सेस विच इज नोन एज इम्प्लिसिट मेमोरी विदाउट कॉन्शियस। उसके अंदर कोई दिमाग को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर्ड है, इसको क्या है, जोर डालने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, अपने आप वी कैन डू इट। देन एक्सप्लिसिट मेमोरी ये होती है कि वो चीजें जो कि हम लोग याद रखते हैं बेसिकली, जो शॉर्ट नोट आप याद रखते हो, कोई जगह के नाम है, कैपिटल्स हैं, करेंसी हैं, ये सब आपने रटी होंगी बचपन में। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सिमेटिक मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी है विच इज सिमेटिक मेमोरी, मीन्स यू कैन रिकॉल फैक्ट्स एंड जर्नल ऑल्सो। नाम, किसी का नाम, किसी का प्लेस, किसी का टाइम, ये सब आप रिकॉल कर सकते हैं। एपिसोडिक मेमोरी क्या हुआ? एपिसोडिक मेमोरी इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंसेस और उनको रिकॉल करना ना। जैसे अपने पेरेंट्स के बोलते हैं बचपन में तू ऐसे करता था, बचपन में तू ऐसे करता था, चलना ऐसे सीखा, वैसे सीखा, इस बात पे तू स्माइल करता था, इस बात पे। तो ऑल दीज आर एपिसोडिक मेमोरी विच आर इन सर्टेन सीक्वेंस, which are in certain sequences and you can recalling those sequences in same, जैसे कि ये इवेंट के अंदर हुआ था कभी, उसी फॉर्म में उसको रिकॉल करना इज नोन एज एपिसोडिक मेमोरी। सो ये पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इवेंट्स है, और यही जब हिस्ट्री हो जाती है, जो भी इवेंट्स है जो कभी हुए थे, बट दीज आर सिमेंटिक मेमोरी। भाई बाबर आया था, फिर अकबर था, फिर बीच में हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर, तो दिस इज सिमेंटिक मेमोरी। दीज आर पीपल, they had event, we may remember those events by reading it or all that, but that will go into semantic memory, not episodic memory, because you have never experienced it. Whatever you have experienced, you have stored and you can recall it. That is known as episodic memory. So implicit memory और एक्सप्लिसिट मेमोरी बोला जाता है इनको। इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन डिक्लेरेटिव, रिफ्लेक्सिव मेमोरी, ये नाम याद रखना प्लीज, कि अगर आपको ऐसा आ जाए कि इम्प्लिसिट मेमोरी की जगह नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आ गया, व्हाट इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी? तो जिसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं, जिसको डिक्लेयर नहीं करना हमें। और एक्सप्लिसिट मेमोरी जो डिक्लेयर करी जाती है, जो बताई जाती है, जो आप वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज रिफ्लेक्स मेमोरी, जो कि आप वर्ड्स में नहीं महसूस करते, वो आपने सीख रखा है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, उसको न आपको रिकॉल करने की जरूरत है न कुछ और। तो नॉट एसोसिएटेड विद अवेयरनेस, नॉट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग इन हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में इसका प्रोसेसिंग नहीं होता, और बाकी जो मेमोरी रिकॉल करनी होती है उसको हमारा प्रोसेस हिप्पोकैम्पस में होता है,
और जो वो ऑरेंज पार्ट दिख रहा था पहले फोटो के अंदर वो हिप्पोकैम्पस था। सो यू नो द डिफरेंस नाउ बिटवीन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी इज जो हम बता सकते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी जो हम बता नहीं सकते करके दिखा सकते हैं, जो कि हमारे रिफ्लेक्सेस में है, रिफ्लेक्टिव एक्शन है, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना और ये सब। और ये है एसोसिएट विद अवेयरनेस इन्वॉल्व, ये हम जो याद करते हैं चीजें, जो वैसी चीजें हैं, और इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वो आगे आएगा एक बार अगर टाइम रहा तो। इम्प्लिसिट मेमोरी, तो ये देखो साइकिल चला रही है आराम से, इंक्लूड्स मोटर हैबिट, motor skills, habits, behavioral reflex, learning, procedure and rules, unconsciousness on automatic। याद करके कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, सब चीजें सबकॉन्शियसली अपने आप हो जाती है। अनदर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी स्किल, जैसे कि कुछ गाना बजाना, ये स्केलेटल मसल वाला, जैसे कि ये जो घंटी वाला पार्ट आ गया, विच इज नॉन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आपको बचपन से है कि भाई बताया जाता है कि सांप काट सकता है, सांप डेंजरस है, तो कंडीशनिंग हो गई दिमाग में, तो सांप को देखोगे तो आपको डर लगेगा। तो दिस इज कंडीशनड रिफ्लेक्स, इमोशनल रिस्पॉन्स है। और ये जनरेट कहां से होता है? इमोशनल कोई भी रिस्पॉन्स हो वो अमिगडाला में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। और जो स्किल से रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड, विच इंक्लूड्स बेसल गैंग्लिया, फाइन मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट करने, कंट्रोल्ड मूवमेंट करने, वो होते हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर। अब बेसल गैंग्लिया खराब हो जाते क्या होता है? मूवमेंट की जो एक्यूरेसी है वो चली जाती है। तुमने पढ़ा हो कि हाइपरकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया दोनों चीजें हो सकती है उसमें, सडन मूवमेंट, थ्रोइंग मूवमेंट, इस तरह के। तो दीज आर बेसल गैंग्लिया रिलेटेड थिंग्स। एंड स्केलेटल मस्कुलेचर जो है हमने देखा हुआ है कि सेरिबेलम में कंट्रोल होता है, तो वहां से कंडीशनिंग होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी अगेन द सेम थिंग, कि आपको नॉलेज वाली चीज, कोई किसी की जगह का नाम और कुछ मेमोरी जैसे रिलेटेड टू द इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट। तो फैक्चुअल नॉलेज, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स एंड एसोसिएटेड विद अवेयरनेस इन्वॉल्व हिप्पोकैम्पस। तो फैक्ट जैसे कि सिमेंटिक एंड इवेंट्स इज एपिसोडिक। अब कोई भी सिमेंटिक मेमोरी अगर स्टोर्ड होती है ब्रेन के अंदर, तो इट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन इन डिफरेंट एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो इसके 3 एसोसिएटेड कॉर्टेक्सेस हैं जिनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होके स्टोर होगी। जैसे कि जो हमारे सेंसेस हैं, विजुअल सेंस है, विजुअल मेमोरी, ऑडियो सेंस है, ऑडियो मेमोरी, एंड सोमेटोसेंसरी मेमोरी, इसके फॉर्म में ये स्टोर्ड होंगे। अब आपने कोई अलार्म लगाया रात को, सुबह घंटी बजेगी तो आपको याद आ जाएगा कि ये अलार्म